गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर हमने कल ही यानी कि लास्ट क्लास तक कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद अब सेकंड चैप्टर शुरू होता है। हरियाणा बोर्ड में फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो बाकियों से अलग है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। जो चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल, यानी कि साझेदारी फर्म के खाते, आधारभूत खाते, यानी साझेदारी फर्म के जो आधारभूत खाते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए साझेदारी, अब उसके बाद जो फर्स्ट बुक है अकाउंटेंसी की, उसमें सारे चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर हैं। एक हमने एनपीयू का करा दिया, बाकी 5 चैप्टर बच गए, सभी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो इनकी थ्योरी भी आपको ध्यान से समझनी होगी ताकि आप आगे चल के उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो जो पहला चैप्टर है उसमें देखिए साझेदारी की परिभाषा लिखिए, साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने जब एकाकी व्यवसाय होता था उन्हें तो बहुत समस्याएं आती थी। पूंजी की कमी थी, एक व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता था, उसे कहीं आना जाना होता तो बिजनेस को छोड़ के जाना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक साझेदारी यानी व्यवसाय का एक साझेदारी फॉर्म प्रचलन में आया, जो हम +1 बिजनेस स्टडी में पढ़ा चुके हैं। वैसे तो जब आप +1 में थे पढ़े होंगे कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, जो उसको आसानी से चला सकते हैं। 2-3 व्यक्तियों की पूंजी लगती है तो पूंजी के साधन थोड़े अधिक हो जाते हैं। वैसे जब हम लेखांकन करते हैं तो साझेदारी का एक पृथक अस्तित्व मानते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अलग से खाते बनाते हैं, उसके नाम से बनाते हैं। लेकिन कानूनन रूप से साझेदारी का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग नहीं। उसके सदस्य यानी साझेदारी के दिवालिया होने पर उसके सदस्य उसके उत्तरदायी माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सब की ओर से संचालित किया जाता है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सब की ओर से संचालित किया जाता है। कि एक ऐसे व्यवसाय जिसमें 2 या 2 से व्यक्ति ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटते हैं जिसमें या तो उसको सभी का चलाते हैं या उन सब की तरफ से उन्हें कोई एक और चलाते हैं। सिंपल भाषा में साझेदारी व्यवसाय ऐसे व्यवसाय को कहते हैं जिसकी शुरुआत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए करते हैं। उसके बाद अब है साझेदारी की विशेषताएं अथवा मुख्य लक्षण। पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय, कोई भी अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं बना सकता। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, तभी मिलकर साझेदारी बन पाएगी। और अधिकतम व्यक्ति कितने हो, साझेदारी अधिनियम 1932 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में स्पष्ट किया गया है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 यानी 50 हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी में कम से कम व्यक्ति होंगे 2 और अधिक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं 50। उसके बाद है साझेदारों के बीच ठहराव। जो दूसरी विशेषता है साझेदारों के बीच ठहराव, जो 2 व्यक्ति आपस में मिले हैं उनके बीच एक समझौता होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है। ठहराव मतलब उनके बीच एक समझौता होता है कि हम एक बिजनेस करेंगे, आपस में लाभ बांटेंगे, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, ये यानी कि जो साझेदारी की उत्पत्ति कानून के द्वारा नहीं होती, ठहराव से होती। ठहराव को ऐसे समझिए आप, 2 व्यक्ति जैसे ए और बी, इनके बीच जो बिजनेस के लिए आपसी सहमति बन जाती है उसे ठहराव कहते हैं। जैसे साझेदारी की उत्पत्ति ठहराव से होती है, संयुक्त हिंदू परिवार की उत्पत्ति कानून से होती है। और जो ये ठहराव है ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये साझेदारी ठहराव, जिस ठहराव में संलेख उसमें लिखें। देखिए साझेदारी ठहराव, 2 व्यक्ति एक बिजनेस करने के लिए सहमत हुए कि कितना लाभ ए लेगा, कितना बी लेगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, आनी होगी तो क्या करेंगे, वो सारे समझौते जिन पर ये इकट्ठे हुए, राजी हुए दोनों, उसे ही ठहराव कहते हैं। अगर उस ठहराव को लिख लिया जाता है तो संलेख कहते हैं, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये जरूरी नहीं है साझेदारी अधिनियम के अनुसार कि ये ठहराव लिखित ही होना चाहिए, ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन भविष्य में झगड़ों से बचने के लिए
कि इसे लिख लेना ही उचित होता है ताकि भविष्य में आपस में झगड़े ना हो। तो ये उसका परिणाम है। साझेदारों के बीच एक ठहराव लिखित या मौखिक होना जरूरी। उसके बाद है व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो लाभ कमाने के लिए मिलने चाहिए, लाभ कमाने के लिए, और उनके बीच एक व्यवसाय का होना जरूरी है, तो ही वो साझेदारी कहलाएगी। जैसे दो व्यक्ति आपस में मिलकर कोई स्थायी संपत्ति खरीद लेते हैं, कहीं रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके बीच कोई व्यवसाय नहीं है, तो उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। साझेदारी में व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है, और अगर व्यवसाय नहीं है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। लाभों का बंटवारा, जो भी लाभ होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, संस्था जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसे सभी साझेदार आपस में बांट लेंगे। बांटने के लिए प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। प्रॉफिट शेयरिंग लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। अगर लाभ हानि अनुपात आपस में वो कोई डिसाइड नहीं करते तो वो समान अनुपात में बांट लेंगे। उसके बाद है स्वामी और एजेंट का संबंध। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए क्योंकि अन्य साझेदार उसको बाध्य कर सकते हैं। उसमें स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। स्वामी इसलिए क्योंकि वो अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाधित कर सकता है, और दूसरा बाकी साझेदार उन्हें बाधित कर सकते हैं। उसके बाद है व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। सभी साझेदारी फर्म के कारोबार संचालन में, यानी कारोबार में या संचालन में, यानी कि एक तरह से कहें प्रबंध में भाग ले सकते हैं। किसी पर कोई रोक टोक नहीं। साझेदारी अधिनियम में ऐसा लिखा गया कि सभी साझेदार फर्म के प्रबंध में भाग ले सकते हैं, और प्रत्येक साझेदार फर्म के लिए किए गए अन्य साझेदार के कार्यों से बाध्य होगा। लेकिन जब ज़्यादा साझेदार हो जाते तो अपनी तरफ से एक व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में कार्य सौंप देते, तो एक सभी की तरफ से भी कार्य कर सकता है। साझेदारी की विशेषताओं के बाद आता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? जो साझेदारों के बीच एक ठहराव होता है, अगर उस ठहराव को लिख लिया जाए तो उसे साझेदारी संलेख कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखिए, क्योंकि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक है, अतः कुछ ऐसे नियम और शर्तें होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदार सहमत हो, यानी कुछ ऐसे नियम और शर्तें होनी चाहिए जिन पर एग्री होकर, जिन पर सहमत होकर सभी व्यवसायी यानी सभी साझेदार बिजनेस करने के लिए तैयार हो। ये नियम और शर्तें मौखिक भी हो सकती हैं अथवा लिखित भी हो सकती हैं। कानून के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि ये नियम अथवा शर्तें लिखित हो। ये नियम और शर्तें लिखित भी हो सकती हैं और मौखिक भी हो सकती है। कानून के अकॉर्डिंग कहीं भी ये नहीं कहा गया है साझेदारी अधिनियम 1932 में कि ये लिखित में ही हो, किंतु भविष्य में झगड़ों से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो सके लिख लेना चाहिए। अगर भविष्य के झगड़ों से हम बचना चाहते हैं तो जहाँ तक संभव हो इन्हें लिख लेना चाहिए। इस लिखित पत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है, और जब इन्हें लिख लिया जाता है इस लिखित पत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख की निम्नलिखित बातों का वर्णन होना चाहिए। जब अगर उन शर्तों को या उस ठहराव को लिख लिया जाए उसे साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों का वर्णन होना चाहिए। अगर साझेदारी संलेख को हम लिख रहे हैं तो उसमें निम्न बातों का वर्णन होना चाहिए। पहली बात जो लिखा है वो है फर्म का नाम और पता। सबसे पहले हम फर्म का नाम लिखेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म बनाई वो किस नाम से व्यापार करेगी, और उसका पता कि वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, कौन से शहर में, कौन से गली मोहल्ले में कहाँ स्थित है। उसके बाद है साझेदारों के नाम और पते। उसके बाद उस फर्म में 2 से लेकर 50 तक साझेदार हो सकते, कितने भी साझेदार हैं। प्रत्येक साझेदार का नाम और पता लिखेंगे कि हमें पता होना चाहिए हमारे साझेदार कौन है, क्योंकि फर्म का पृथक अस्तित्व नहीं होता। कोई भी समस्या है तो उनका नाम और पता होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है उसकी प्रकृति। साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है उसकी प्रकृति कैसे, किस प्रकृति का व्यवसाय वो करना चाहती है। उसके बाद है साझेदारों की पूंजी। साझेदार कितनी पूंजी लगाएंगे, प्रत्येक साझेदार कैपिटल कितनी लगाएगा, फर्म में कितनी कैपिटल लगाएगा, पूंजी लगाएगा, यानी कि अपने घर से कैश लेकर के आएगा। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितने % से दिया जाएगा वो भी इसमें लिखा होना चाहिए। आहरण यानी कि ड्रॉइंग,
प्रत्येक साझेदार कितना ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग मतलब अपने निजी प्रयोग के लिए घर पूंजी निकाल के ले जाना, लाभों में से या कैपिटल में से। तो पहले तो ये होगा प्रत्येक साझेदार ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कितना कर सकता है। उसके बाद है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी लिखा जाना चाहिए कि प्रत्येक साझेदार अगर ड्राइंग करता है तो उससे ड्राइंग पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा तो कितना % लिया जाएगा। उसके बाद है लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन, लाभ हानि विभाजन अनुपात। यानी कि जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो कई साझेदार, कम मिनिमम 2 तो होंगे या 2 से ज़्यादा साझेदार, प्रत्येक हो सकता है समान पूंजी ले आए, कोई कम ले आए, कोई ज़्यादा ले आए, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो फर्म में लाभ होगा वो किस अनुपात में आपस में बांटेंगे, समान बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, कैसे भी बांटेंगे। उसके बाद है वेतन, सैलरी। किसी भी साझेदार को फर्म में किए गए कार्य के लिए कोई वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। उसके बाद है ख्याति यानी कि गुडविल। किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु होने पर या प्रवेश करने पर गुडविल की वैल्यूएशन किस विधि से की जाएगी, कि गुडविल की गणना करनी पड़ेगी किसी साझेदार के एडमिशन पर या रिटायरमेंट पर, तो हम कौन सी विधि से उस गुडविल की गणना करेंगे। फर्म के हिसाब किताब की अवधि, फर्म का हिसाब किताब की अवधि कितनी होगी, साधारणतः ये 1 साल होती है वो, लेकिन फर्म अपने लेवल पर कम भी रख सकती है, लेकिन भारतीय कानून के अकॉर्डिंग ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होनी चाहिए। उसके बाद फर्म के हिसाब किताब लिखने के ढंग और लेखा पुस्तकों तथा अन्य परिपत्रों की सुरक्षा, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए कि किस ढंग से लेखे करेंगे और लेखों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। लेखा परीक्षण, फर्म की पुस्तकों का लेखा परीक्षण कराया जाएगा या नहीं, और यदि कराया जाएगा तो ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, यानी कि जो फर्म की बुक्स हैं उनकी जांच की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, साझेदारी किस दिन प्रारंभ की जाएगी कि हुई थी उसकी तिथि लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, जिस दिन से हमारी साझेदारी फर्म ने व्यापार शुरू करना शुरू किया था। साझेदारी की अवधि अगर पहले से डिसाइड किया है कि कितने समय के लिए साझेदारी करेंगे, फर्म रहेगी हमारे, तो वो अवधि लिखेंगे कितने दिन के लिए साझेदारी। उसके बाद गार्नर बनाम मुर्रे के नियम का प्रयोग, किसी साझेदारी के दिवालिया होने पर इस नियम का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं। गार्नर बनाम मुर्रे का नियम का प्रयोग, अगर किसी साझेदार के दिवालिया होने पर इस नियम का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद कुछ एक हमने वैसे भी नहीं लिया, एक होता है बैंक खाता, कि बैंक खाता फर्म के नाम से खोला जाएगा या किसी पार्टनर के नाम से खोला जाएगा, बैंक अकाउंट किसके नाम से खोला जाएगा। उसके बाद किसी साझेदार के प्रवेश के नियम, प्रवेश के क्या नियम होंगे कि वो किस नियम के अकॉर्डिंग प्रवेश कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम, यानी कि अगर कोई अवकाश ग्रहण करता है, कोई साझेदार यानी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, तो क्या नियम होंगे। बैंक खाता किस नाम से खोला जाएगा, प्रवेश पर क्या नियम होंगे, अवकाश ग्रहण करने पर क्या नियम होंगे। उसके बाद है विवादों का निपटारा, और विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा। अगर विवादों का निपटारा करना है, अगर आपस में कोई टकराव होता है साझेदारों में, तो वाद विवाद का निपटारा करने की क्या रणनीति अपनाई जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टी पंच की नियुक्ति, किस पंच की नियुक्ति की जाएगी, या कोर्ट में फैसले किए जाएंगे, जो भी पार्टनरशिप के चैप्टर में। उसके बाद आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी पार्टनरशिप डीड के अभाव में। लास्ट में हमने बताया था कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का वर्णन होना चाहिए। अब है पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी साझेदारी ठहराव को या तो मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी, लेकिन अगर उसे लिख लिया जाए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर नहीं लिखा गया तो कोई वाद विवाद होने पर साझेदारों में कौन से नियम लागू होंगे। सबसे पहला है लाभ विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ हानि विभाजन का अनुपात समान होगा चाहे उनकी पूंजी कितनी भी हो। जितने भी साझेदार हैं फर्म में, A B C D, जितने भी, प्रत्येक ने जितनी भी पूंजी लगाई, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी है,
ये चीज़ महत्व नहीं रखेगी। जो लाभ विभाजन का अनुपात होगा, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, सभी का 1:1:1 होगा, अगर पहले ऐसा ठहराव नहीं बनाया गया तो। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, पहले से वर्णित नहीं है पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, तो किसी भी साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और यदि साझेदारी संलेख में वर्णित भी है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो वो ब्याज लाभ होने की स्थिति में ही दिया जाएगा। अगर हानि होती है तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल लाभ होने की स्थिति में उन साझेदारों को ब्याज दिया जाएगा, चाहे साझेदारी संलेख में वर्णित हो। उसके बाद आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपको पता है किसे कहते हैं, जो राशि साझेदार अपने बिजनेस से निकालते हैं। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म कोई ब्याज नहीं लेगी, यानी ना ही तो पूंजी पर ब्याज देगी और ना ही ड्रॉइंग पर कोई ब्याज लेगी। उसके बाद है साझेदारों को वेतन। किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को, यानी कोई साझेदार अगर फर्म में कार्य करता है तो उसके बदले ना तो उसे कोई सैलरी दी जाएगी, ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा कि भाई वो संस्था में काम कर रहा है तो, और बाकी नहीं कर रहे तो वो सैलरी और किसी भी कमीशन का हकदार नहीं होगा कोई भी साझेदार। उसके बाद है ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, यानी कि फर्म को लोन देता है, लोन, कोई साझेदार फर्म को रुपए की ज़रूरत थी, वो बैंक से लोन लेने गई तो किसी साझेदार ने कहा चलो भाई मैं ही दे देता हूँ, आप बैंक से ना लीजिए। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो वह उस पर 6% वार्षिक ब्याज पा सकता है। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार ही होता है, वो उस पर 6% वार्षिक ब्याज पा सकता है। ये ब्याज प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में दिया जाएगा। चाहे प्रॉफिट, अगर संस्था को लॉस हो रहा है तो भी उसके ऋण पर उसे ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद नए साझेदार का प्रवेश। सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी नए साझेदार को, अगर सभी साझेदार एग्री ना हो तो किसी को भी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार या संचालन में आकर भाग ले सकता है, यानी उसके प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार फर्मों की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों को देख सकता है तथा उनकी एक फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि ले सकता है। तो देखिए इसमें से जो शुरू के 5 है वो हमें न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। पहला है लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, समान रहेगा, चाहे पूंजी कितनी भी लगाई हो। क्या पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, अगर लिखा है तो भी वहाँ तक दिया जाएगा जितना लाभ है। आहरण पर किसी से ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारी का वेतन, किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर उनसे ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन, ऋण पर ब्याज, किसी भी साझेदारों से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। अगर किस फर्म से उन्होंने लोन दिया तो 6% वार्षिक दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा। ये इसके मुख्य थ्योरेटिकल थे। इसके बाद छोटी मोटी कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बीच में और आएंगे, वो हम न्यूमेरिकल के साथ बताते रहेंगे। अगली क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इनकी न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं।